तर मित्रांनो, आज एका खास व्यक्तीशी आपल्याला आम्ही भेट घालून देणार आहोत आणि ही फक्त खोपोलीकरांसाठी नाही तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी, संपूर्ण रायगडकरांसाठी खूप स्वाभिमानाची आणि खूप अभिमानाची अशी गोष्ट आहे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणजे इस्रो ही आज तसं पाहायला गेलं तर जगामध्ये आज इस्रोचं नाव आहे आणि इस्रो सोबत किंवा इस्रोमध्ये काम करण्याची अनेकांना इच्छा असते, कारण इस्रोने जी कामगिरी करून दाखवलेली आहे ती आजपर्यंत जगातल्या कुठल्याही स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनला जमलेली नाही आहे. डार्क साईड ऑफ द मून जिथे लँडिंग करणं कोणालाही आजपर्यंत शक्य झालं नाही. अपोलो मिशन्स असतील, लुनार मिशन्स असतील, परंतु विक्रम लँडरला सक्सेसफुली लँड करणारी जगातली सगळ्यात पहिली स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणजे इस्रो आहे, जिने चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूला लँडिंग केलेलं आहे आणि इस्रोचं नाव जे आहे ते संपूर्ण जगभरामध्ये आज झालेलं आहे. आणि याच इस्रोमध्ये आज आपल्या खोपोली शहरामधील एक युवक जो आहे, ज्याला आज इस्रोचा जो एम्प्लॉय झालेला आहे, त्याला इस्रोमध्ये जॉब मिळालेला आहे आणि ते इस्रोमध्ये इस्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी काय काय करून घेतलेलं हे सगळं आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. तर आज आपल्यासोबत आहे इफ्तिकार खान आणि इफ्तिकार खान यांच्यासोबत चर्चा करून आपण जाणून घेणार आहोत, जेणेकरून दुसऱ्या युवकांना सुद्धा प्रेरणा मिळेल आणि कशा काय एक्झाम्स द्याव्या लागतात, त्यासाठी काय प्रोटोकॉल्स असतात, काय टर्म्स कंडिशन्स असतात, हे सगळं आज आपण इफ्तिकारकडनं जाणून घेऊया. तो इफ्तिकार जी सबसे पहले तो आपका रायगढ़ टुडे में बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सर, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया. एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आज खोपोली का नाम आपने इतना रोशन किया है, तो हम सभी खोपोली वासियों को आपके ऊपर बहुत बहुत फक्र है. और थोड़ा सा हमें बताइए कि इसरो तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कौन से इम्तिहान से गुजरना पड़ा, किस तरह के इम्तिहान होते, क्या क्या करना पड़ता है. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा पूरे खोपोली के शहरवासियों का और भी लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया. जैसे कि इसरो का खुद का एक पर्सनल बोर्ड है, ICRB, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड. वो क्या करते हैं कि वो लोग हर 2 साल 3 साल में रिक्रूटमेंट निकालते हैं पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फिर मैं सिविल में, जैसे मेरा सिविल से था, सिविल इंजीनियरिंग. तो हर 2-3 साल में ICRB रिक्रूटमेंट करवाती है. तो उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपका BE होना चाहिए, 6.84 पॉइंटर होना चाहिए आउट ऑफ 10, जो कि तकरीबन 60% होता है. उसके अलावा आपके ना 10th के मार्क्स पूछते हैं, ना 12th के कोई मार्क्स नहीं पूछते हैं. इसमें जो प्रोसेस होता है ये 2 स्टेज प्रोसेस होता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज हमारा होता है, उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है. रिटन एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर कट ऑफ बनती है हर कैटेगरी के लिए. तो वो कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपका लिस्ट आती है 1:5, 1:7 के रेशो में. जैसे सीट्स होंगी उसके हिसाब से आपका फिर इंटरव्यू होता है. तो इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले होता है और उसमें मेरा एक वेटिंग था जो कि क्लियर हो गया फॉर्चुनेटली. ओके, तो स्पेस रिसर्च ये जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या आपको बचपन से रुचि थी, कभी ऐसा सोचा था कि मुझे नहीं यही करना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ था बचपन से, या फिर सडनली चांस मिल गया तो हो गया, ऐसा कुछ है? ये इट इज़ बाय एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट ही था एक तरह का. बस ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं था, बट यही था कि तैयारी चल रही थी कंटिन्यूसली और जो भी एग्ज़ाम आए सामने बस उसको टारगेट किया. उसके लिए पर्टिकुलर हर एग्ज़ाम का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और वो एग्ज़ाम के लिए आप पर्टिकुलर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है. तो मैंने वो किया और वो क्लियर हो गया. तो अभी आप इसरो के एम्प्लॉय हो और एक बहुत बड़ी बात होती है कि इसरो का एम्प्लॉय होना, जाहिर सी बात है आपके वालिद साहब होंगे, वालिदा होंगे, उन्हें भी बहुत फक्र होता होगा इस बात पर, लेकिन आपको कैसा महसूस हो रहा है आज कि मैं इसरो का एम्प्लॉय हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक तो मैं ज्वाइनिंग नहीं किया, लेकिन तब भी एक मतलब माहौल जो हिसाब से मुझे मिला है, मैं बहुत अपने आप को मीन्स खुशनसीब समझता हूँ कि पूरे इंडिया में मीन्स इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और एक मीन्स एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर सर्व करने का मौका मुझे देश को बहुत बड़ी बात है. एक मुद्दा है आपने अच्छा रखा कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का होने के बावजूद आज आपको वहाँ पर जाने का मौका मिला. तो ये जो देश में फिलहाल जो माहौल चल रहा है, ये एक संदेश नहीं है कि वाकई में ऐसा कुछ है नहीं हकीकत में, जबकि जो बयानबाजी की जा रही है, जो कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, दिन रात TV खोलो तो फिर भी वही सब जगह सियासत उसी मामलों के ऊपर गरमा रही है. तो कई ऐसा मतलब आप एक संदेश नहीं दे सकते कि इसमें से देखिए मैं मुस्लिम होने के बावजूद कि देश के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मुझे चांस मिला है.
सर इसके लिए तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि देखिए लैक ऑफ एजुकेशन है, और इसके अलावा हर किसी को अपना सेल्फ ग्रोथ देखना चाहिए। कभी भी सेल्फ ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली आप कम्युनिटी को ग्रोथ करवाओगे, और आपका खुद का डेवलपमेंट होगा, ऑटोमेटिकली आप आपका रिलीजन, आपकी सोसाइटी, हर किसी का डेवलपमेंट करोगे। मैं यही समझता हूँ। साइंस के मतलब स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नासा हो, चाहे वो इसरो हो, और कई सारे और कंट्रीज में है अपने अपने। एक कंट्रोवर्सी जो है, कई मतलब वो तो बचपन से मैं भी उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा हूँ कि हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स मीन्स ज्वार एंड भाटा जिसे हम कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ये एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है। मैं तो ये मानने को हर हाल में तैयार नहीं हूँ। मैंने उसके ऊपर कई सारे थीसिस इसरो के ग्रुप पर भी लिखे, नासा के ग्रुप पर भी मैं लिख चुका हूँ उसके ऊपर, कि मैं नहीं मानता हूँ कि चांद की कशिश की वजह से हाइटाइड्स और लोटाइड्स आते हैं। आपने कभी इस बारे में सोचकर देखा है क्या? कभी गहराई में उतरकर इस कंट्रोवर्सी में उतरने की कोशिश की थी क्या? वाकई में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइटाइड्स एंड लोटाइड्स? ऐसा कभी लगा है आपको? इस बारे में कभी गहराई से सोचा वाकई में ऐसा है या नहीं? सर देखिए, इसके बारे में मैं सच कहूँ तो पर्सनली मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन ये है कि मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बढ़ जाता है, और रात में बेसिकली वो ज़्यादा रहता है, और 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के कंपेरिजन। तो इसी वजह से वो जो पानी होता है वो पुल कर जाता है इसके तरफ, मून के तरफ। तो फिर ऐसा ख्याल आपके दिल में, जहन में कभी आया कि ये सिर्फ समुद्र के पानी को ही खींचता है? हमारे नदी के तालाब में क्यों नहीं हाइटाइड्स आते? तालाब के अंदर क्यों नहीं हाइटाइड्स आते? उसका तो एक रीजन हो सकता है विंड इफेक्ट, क्योंकि जो वेव्स आते हैं बेसिकली, मुझे जहाँ तक आइडिया है, वो विंड्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो छोटे एरिया में विंड का फ्लो का इफेक्ट इतना नहीं होगा जितना बड़े एरिया में होगा। ये जस्ट ऐसे ही पूछा क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में कितनी, आप कितने गहराई में जाकर सोचते, इसलिए मैंने पूछा। बाकी इस सब्जेक्ट से और आज जिस तरीके से आपको सक्सेस मिला है, और जो यंग जनरेशन है आज, जो 12th करे, 10th करे, हो सकता है उनमें सभी किसी का सपना हो इसरो ज्वाइन करने का। तो ऐसे अपने रायगढ़ जिले के हो या पूरे देश के जो भी युवा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ाई आप अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जैसे कि मैं भी 12th तक कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। सेकंड क्लास मैंने 10th पास की, सेकंड क्लास 12th पास की। उसके बाद थोड़ा सीरियसनेस आई और मैंने पढ़ा अच्छे से। तो इसके लिए यही है कि आप 12th के बाद एक IIST तिरुवनंतपुरम में मेरे ख्याल से इसरो का एक स्कूल है या फिर कॉलेज है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ से फिर आपको BE या BTech कुछ डिग्री होती है, वो अलग अलग फील्ड्स में करवाती है, और उसके थ्रू रिक्रूट करवाती थी पिछले साल तक। तो उनका ऐसा था कि पिछले साल तक जो भी वहाँ से पास आउट होगा, 5 इयर्स का बॉन्ड होगा, वो डायरेक्टली वहाँ इंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ रूल्स चेंज हो गए, ज़्यादा अट्रिशन रेट होने की वजह से अभी चेंज हो गया रूल्स पिछले साल से, कि अब शायद वहाँ से पूरे नहीं ले रहे हैं, पूरा रिक्रूटमेंट वहाँ से नहीं हो रहा है। ऐसा सिस्टम हो गया। सर आपका नाम क्या है? खलील साहब, आज आपके बेटे क्या इफ्तिकार, आज उनको इतना बड़ा सक्सेस मिला है, कामयाबी मिली है, कैसा फील हो रहा है? खुशी तो इससे ज़्यादा खुशी बात तो की नहीं। आज आपने उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी। हर एक बाप का एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा जो है देश का नाम रोशन करे, किसी बड़े मुकाम पर पहुंचे। आज वाकई वो सपना सच हो गया है। क्या कहना चाहोगे? और बाकी माँ बाप, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? अपने बच्चों को अच्छी सलाहियत दीजिए, जो पढ़ने की तरफ उनको जो है, उनको कभी ब्रेक रोकना नहीं चाहिए। तो जो जिस फील्ड में करना चाहे उनको करना चाहिए, उनको कुछ वो खुद ब खुद वर्क नहीं करता। इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे जब मैं जॉब कर रहा था, तब मैंने एक चीज़ पूछा था पापा से कि मेरी करीबन 15,000 सैलरी थी, और दिल्ली जाना था तो उसके लिए करीबन 10,000 पर मंथ खर्चा था। तो मैंने यही बोला था कि बम 25,000 महीने का खर्चा होगा, तो आपको 25,000 का सीधे फटका देते हैं आपको। तो फिर पापा ने यही कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, आप टेंशन मत लो, आप जाइए, मैं हूँ जब तक, आप टेंशन मत लीजिए, बाप जब तक जिंदा है कोई फिक्र मत कीजिए। ऐसा ही करते हैं। तो उस चीज़ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, बहुत ज़्यादा। मीन्स उसके वजह से एक अलग ही मोटिवेशन था पढ़ाई करने में। तो ये आपके छोटे भैया? जी मैं छोटा। आपका क्या इरादा है आगे चलकर करने का?
मैं अभी तो लैब का कर रहा हूँ, लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजिस्ट। ओके, राइट पैथोलॉजिस्ट। नाउ हाँ वो कर रहा हूँ, उसमें सेकेंड ईयर चल रहा है। उसके बाद देखते हैं मतलब उसके आगे कुछ पढ़ना है, और होगा तो डिग्री और मास्टर्स वगैरह कर। वाकई में आपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी है। ये बस आप कह रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन का कर रहे हैं, आपका बेटा तो साइंटिस्ट बन चुका है, बड़ा बेटा इंजीनियर, बड़ा बेटा इंजीनियर है बेटी वो। डॉक्टर तो है। सर आप क्या काम करते हैं? मेरा सब स्क्रैप कर रहा हूँ। स्क्रैप का। ओके, तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरी सब 10वीं। 10वीं। चलो उस जमाने की 10वीं। तर मित्रांनो बघा, खान साहेब 10वी पास आहेत. स्क्रॅपचा बिझनेस म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर खास असं काय त्यांचं एज्युकेशन फील्डशी काय असं रिलेशन नव्हतं, पण तरी देखील आज एक मुलगा त्यांचा इस्रोला झालेला आहे, दुसरा जो आहे तो लॅब टेक्निशियनचा म्हणजे पॅथॉलॉजिस्टचा कोर्स करतोय, आणि तिसरा मोठा मुलगा जो आहे तो इंजिनियर आहे. अशा पद्धतीने यांनी मुलांना शिक्षण दिलेलं आहे, आणि खरोखर एक अभिमानाचीच गोष्ट आहे. और वो का प्रॅक्टिस करते कंप्लीट हुआ है. मुलगी त्यांची डॉक्टर आहे. काय बोला आता अख्खी फॅमिली एवढी वेल एज्युकेटेड फॅमिली आहे. एक टीचर है. ऐसे कितने भाई कितने सिबलिंग्स है? 5 सिबलिंग्स है. 6 है, वो एक छोटी है अभी, वो सेकेंड स्टैंडर्ड में अभी। अच्छा जी। ओके. और एक टीचर है, एक वो टीचर टीचर है। की शादी हो चुकी। टीचरची शादी होती. तर मित्रांनो बघा, सगळे फॅमिली जे आहे ते अतिशय वेल एज्युकेटेड आहे. म्हणजे हे जे त्यांचे वडील आहेत त्यांनी शिक्षणाला किती महत्व त्यांना कळलेलं आहे, आणि आपल्या मुलांकडनं त्यांनी कशा पद्धतीने तालीम त्यांना घ्यायला लावलेली आहे. आज खूप आमच्यासाठी खूप आज आनंदाचा दिवस आहे. कारण का आमच्या एका छोट्याशा गावामध्ये, एका छोट्याशा शहरामधून इफ्तेखार खान नावाचा आमचा एक सहकारी मित्र, आज त्यांची नेमणूक इस्रोमध्ये झालेली आहे, त्यांची निवड. आणि आताच त्यांच्याशी बातचीत केली आम्ही. त्यानुसार आम्हाला त्यांनी माहिती दिली का येत्या 2 ते 3 दिवसात ते जॉईनिंगसाठी बँगलोरला रवाना होणार आहेत. तर ऐकून खूप बरं वाटलं. तर सदिच्छा भेट घ्यावी अशी एक इच्छा झाली, म्हणून आज त्यांच्या परिवाराची भेट घेतली, आणि त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा.